Good morning, class. How are you all? I'm audible to all of you? Good morning, class. सबको वॉइस आ रही है? प्रेजेंटेशन शो हो रही है? ओके, ठीक है, चलिए सबने इन कर लिया होगा। भास्कर, निशा, ऋतिक, शालू। ओके, गुड मॉर्निंग निशा, गुड मॉर्निंग भास्कर, शालू गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऋतिक, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत हम डिस्कस भी कर चुके थे, तो थोड़ा एक 5 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बेसिकली मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के थ्रू लगाई जाती है, ठीक है। आरबीआई की एक पॉलिसी है जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है जब जब मार्केट में बहुत ज्यादा मनी का फ्लो डिसबैलेंस हो रखा हो तब, ठीक है। बेसिकली आरबीआई ये मॉनेटरी पॉलिसी लगाता क्यों है, इसके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताए थे आपके कि मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी, साथ के साथ एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू प्रोडक्टिव, जितने भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसमें एक फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो एकदम सही तरीके से चले, साथ के साथ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड्स, जितने भी आपके प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और ट्रेड्स हो रही है उन सब में प्रमोट करें, उन सब का प्रमोशन हो अच्छे से, और साथ के साथ एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको शायद बताया था कि हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जनरली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आपकी एक कमेटी बैठती है जो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है, जिसमें कि आपके 6 मेंबर्स होते हैं टोटल। और वो 6 मेंबर्स कहाँ कहाँ से होते हैं? 3 मेंबर आपके आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर्स आपके कहाँ से होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो बाय मंथली बैठती है, जिसमें कि आपके आरबीआई के गवर्नर है, अदर डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं आरबीआई के, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, और करंट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड 3 मेंबर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो कि इकोनॉमी में स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है क्लास। सो ये चीज मैंने डिस्कस कर दी थी। उसके बाद अब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं हमारी इकोनॉमी पॉलिसी के लिए, यानी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई जो टूल्स इस्तेमाल करता है। देखिए, जब मार्केट में मनी फ्लो इनएडुकेट होगा, मनी फ्लो बहुत ही इरेगुलर हो रहा है, बैलेंस नहीं है, तो वो टूल्स लगाएगा। और वो टूल्स कौन से होंगे? आरबीआई के पास 2 टूल्स होते हैं एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी को स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। और वो 2 टूल्स होते कौन कौन से हैं? वन इज ऑफ योर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव टूल्स यू कैन से, एंड द अनदर वन इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी क्वालिटेटिव टूल्स। नाम से पता चल रहा है, देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव ऑब्वियस है, जिसमें कि हम क्वांटिटी में कुछ चेंज करके लाएं, रेगुलेशन करें क्वांटिटी में। जबकि क्वालिटी में क्या होता है? क्वालिटी में होता है इस काइंड ऑफ अ वार्निंग, यानी आरबीआई मनी फ्लो के लिए कभी ना कभी बैंक्स को कुछ ना कुछ वार्निंग्स देता है, और वो वार्निंग्स क्या होती हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक है, ठीक है। बैंकर्स ऑफ बैंक के लिए अगर आरबीआई सारे बैंक्स को रेगुलेट करके नहीं चलेगा तो होगा क्या एक टाइम बाद कि वो सारे बैंक्स ना अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। तो बेसिकली आरबीआई को अपने हाथ में ये सारी चीज लेकर चलनी पड़ती है कि वो एक टाइम टाइम के बाद कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स को लगाता रहे, जिससे कि सब बैंक्स का ना इकोनॉमी में जो क्रेडिट फ्लो है वो बैलेंस रहे, ठीक है क्लास। सो वो बैलेंस रखने के लिए क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लगाता कौन कौन से है वो देखिए। आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो फर्स्ट है आपका कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड है आपका एसएलआर जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके बाद आपका थर्ड है रेपो रेट, फोर्थ है रिवर्स रेपो रेट, फिफ्थ है बैंक रेट, एंड सिक्स्थ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, ठीक है। उसके बाद है सेवंथ ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, एंड द एट्थ वन इज एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम।
ये टोटल 8 जो है ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, और ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली आरबीआई ना डायरेक्ट लगाता है। डायरेक्ट का मतलब होता है ये कि ये बैंक्स पे लगते हैं। देखिए, जब भी आरबीआई कोई चीज मॉनिटर करना चाहता है तो वो बैंक्स के ऊपर जब भी कोई ऐसी चीज अप्लाई करता है जो उनकी इंटरेस्ट में, जो उनके फंड में कुछ ना कुछ चेंज लेकर आएंगे, तो वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव, और इनको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। क्लियर क्लास? ठीक है ना क्लास? सबको आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके, तो चलिए आज एक एक करके डिस्कस कर रहा हूं मैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की, सीआरआर की। सीआरआर होता क्या है? एक्चुअली हर एक बैंक्स के पास, जितने भी आरबीआई के अलावा बैंक्स है, यानी आरबीआई के सेक्शन 2 में जो एलिजिबल बैंक्स रखे गए हैं, वो एलिजिबल बैंक्स क्या करते हैं, हम सब उन बैंक्स में ना अपना एक एनडीटीएल रखते हैं। एनडीटीएल क्या होता है? और एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एनडीटीएल जो है ना, वो एनडीटीएल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेसिकली। अगर मैं बात करूं आपकी, तो डिमांड की अगर मैं बात करूं तो डिमांड बैंक से कौन करता है? हम करते हैं। किस चीज के डिमांड करते हैं? हमारे बैंक्स में हमारे जो होते हैं वो करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स हम ओपन करके रखते हैं ना। वो क्यों ओपन करके रखते हैं? कि हम बैंक्स में अपनी सेविंग्स करें, और जब भी हमें जरूरत होगी तो हम बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि बैंक हमें उस सेविंग्स को देंगे, साथ के साथ कुछ ना कुछ उस पर इंटरेस्ट भी पे करते हैं। ठीक है। और उसी के साथ अगर मैं बात करूं टाइम लायबिलिटीज की, तो टाइम लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज तो पूंजी होती ही है। टाइम के साथ बाउंड जो होती है लायबिलिटीज, वो होती है हमारी एफडीआरडी। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट और रिकरेंट डिपॉजिट, ये हमारी क्या होती है? टाइम लायबिलिटीज होती हैं, जिसको हम एक फिक्स्ड टाइम के लिए क्या कर देते हैं, बैंक के पास डिपॉजिट कर लेते हैं। हम उसे चाहें तो उनके टाइम पूरे होने से पहले भी रिकवर कर लेते हैं, रिलीज करवा लेते हैं, या फिर हम उनका टाइम एक फिक्स होता है, जैसे कि 5 साल 10 साल बाद हम उन्हें रिलीज कराना चाहें तो करा सकते हैं। तो हर बैंक के पास 4 चीजें होती हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी और एफडी। क्लियर? और इन चारों का ना कुछ डिपॉजिट हमारा बैंक्स के पास रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, नॉर्मल बैंक्स के पास। और वो बैंक्स के पास जब रिजर्व्ड रहता है, तो बैंक्स के पास वो कैश कैसे रिजर्व रहेगा? एक्चुअल में होता क्या है कि आरबीआई को ये बात पता है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट कर रहा है, तो आरबीआई ना नॉर्मल बैंक्स को ये कहता है, कमर्शियल बैंक्स को, कि आपके पास जितना भी एनडीटीएल का पोर्शन है, जितना भी एनडीटीएल का पोर्शन है ना, उसका 4%, आई एम जस्ट गिविंग यू अप्रॉक्स आइडिया, क्योंकि 4% के हम इसलिए बोल रहे हैं, ज्यादातर कैश रिजर्व रेशियो जो है ना, मैक्सिमम लिमिट 4% तक ही पहुंचती है। ठीक है, हालांकि हो तो और भी सकता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, लेकिन जनरली देखा जाए तो आरबी हर बाय मंथली बेसिस पर 4% या उससे कम ही करता है। 3.9 कर देगा, 3.8 कर देगा, इस तरीके से कैश रिजर्व रेशियो रखता है। तो होगा क्या, सपोज करो किसी बैंक के पास एनडीटीएल का 100 करोड़ है। ठीक है, एनडीटीएल का 100 करोड़ है किसी बैंक के पास, तो एक्चुअल में आरबीआई क्या कहेगा उन बैंक्स को कि आप अपने एनडीटीएल का 4% क्या करोगे, मेरे पास कैश के फॉर्म में सबमिट कराओगे। ठीक है, यानी उसने ये कहा कि आप 100 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए जो है एनडीटीएल के, वो मेरे पास कैश की फॉर्म में, ऑनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, बात पे फोकस करिएगा। वो कैश की फॉर्म में क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे भरोसा है कि वो सारा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, एफडी आरडी का जो डिपॉजिट है, वो उसको कैश के फॉर्म में दे, ना कि किसी अदर फॉर्म में दे। क्योंकि कैश की फॉर्म में अगर देगा तो आरबीआई से कभी भी वो मांग सकते हैं, क्योंकि सपोज करो अगर अब बैंक आरबीआई को देते हैं, तो आगे आरबीआई को भी तो वो आएंगे ना मांगने के लिए बैंक्स के, हमें लोन प्रोवाइड करा दो। और लोन प्रोवाइड करने कंडीशन में आरबीआई उन्हें कहां से देगा लोन? आरबीआई उस कैश रिजर्व रेशियो में से तो उन्हें लोन प्रोवाइड कराएगा। तो होता क्या है सीआरआर में कि 4% अगर हम बोलते हैं, तो वो कैश के फॉर्म में बैंक्स का रिजर्व, एनडीटीएल का रिजर्व आरबीआई के पास रिजर्व फॉर्म में रहता है, जिसे हम सीआरआर बोलते हैं। क्लियर क्लास? तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, सीआरआर नहीं आया समझ? ओके ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, वेट। देखिए शालू, अगर सपोज करो अगर मैं बोलता हूं कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, तो कैश रिजर्व रेशियो में आप एक चीज समझ के चलिएगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि आरबीआई जो है वो बैंकर्स ऑफ बैंक है, यानी आरबीआई जो है वो बैंक्स को सबको रेगुलेट करता है।
होता क्या है कि हर एक बैंक के पास ना हमारे क्या होते हैं, करंट अकाउंट्स खुलवाते हैं हमारे एक बैंक्स में, सेविंग अकाउंट्स खुलवाते हैं, एफडी आरडीज भी कराते हैं, ठीक है। तो ये चारों चीजें ना मिलकर एक अपना पोर्शन क्रिएट करती हैं जिसको हम बोलते हैं एनडीटीएल। और एनडीटीएल में चार चीजें किस किस बेसिस पर आती हैं? नेट डिमांड। सपोज करो अगर मैं बोलूं कि किसी बैंक अकाउंट में ना, किसी के बैंक अकाउंट में 150 करोड़ रुपए थे जो हमने जमा किए, ठीक है, सपोज करना, ठीक है, 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपीस हमने सबमिट किए हैं और उसमें से 100 करोड़ रुपीस निकाल लिए गए। सपोज करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इन दोनों चीजों को ले रहा हूं। हुआ क्या कि 150 सबमिट किए थे, 100 करोड़ निकाल लिए गए, अब बैंक्स के पास कितना रह गया? सिर्फ 50 करोड़। क्लियर? अब साथ के साथ एफडीआरडी पे आ जाओ। अब सपोज करो किसी बैंक के पास 255 करोड़ रुपीस की एफडी थी और निकाल ली गई है कितनी? 175 करोड़। अब जब 175 करोड़ निकाल ली गई है तो इसका भी कितना बचा? 50 करोड़। अब 50 करोड़ ये एफडी वाला पोर्शन, 50 करोड़ आपका करंट अकाउंट वाला पोर्शन, दोनों को ऐड कर दो। दोनों का ऐड करके जो निकल के आया नेट, वो कितना आ गया? 100 करोड़ रुपीस आ गया। अब 100 करोड़ रुपीस जब आ गया तो होगा क्या कि आरबीआई के पास बैंक्स जाएंगे और बैंक्स ये कहेंगे कि हमारे पास ना एनडीटीएल का ये पोर्शन है जो बचा हुआ है, एनडीटीएल का ये पोर्शन है 100 करोड़ जो बचा हुआ है, अब हम इसका क्या करें? तो आरबीआई ट्रस्टी पर्सन है, आरबीआई के ऊपर ट्रस्ट है बैंक्स को, तो आरबीआई उन्हें क्या बोलेगा कि आप ऐसा करो कि इसका 4%, इसका 4% जो है वो आपको मेरे पास सबमिट कराना होगा। तो इट मींस जो है ना, देखो होगा क्या कि 100 करोड़ रुपीस जो एनडीटीएल का बचा हुआ है वो तो है ही, साथ के साथ आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई ना उसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा करके, आरबीआई उसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा करके क्या कर देगा? उनको दे देगा, जिससे कि उनके पास अलग से कितने रुपीस आ जाएंगे? 4 करोड़ रुपीस और आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 104 करोड़ हो जाएंगे। क्योंकि जो एनडीटीएल का पोर्शन आरबीआई लेगा ना बैंक से, वो कुछ एक टाइम के लिए लेगा। तो बैंक्स उससे पूछते हैं कि अगर आप हमें ये रिटर्न करोगे, हमारा जो रिजर्व है, तो आप इस पे कितना इंटरेस्ट हमें पे कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो कैश रिजर्व रेशियो जो है ये आपका 4% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ही पे कर रहा है आरबीआई अनदर बैंक्स को, क्योंकि बैंक्स अपना एनडीटीएल का पोर्शन भी तो उनके पास रिजर्व कर रहे हैं ना। अगर वो 100 करोड़ का 100 करोड़ ही वापस करेगा सिर्फ, तो बैंक्स को फायदा क्या होगा? तो इसीलिए बैंक्स उनसे डिमांड कर लेते हैं और आरबीआई उस बैंक के रिजर्व को अपने पास रिजर्व कर लेते हैं कि जब जब बैंक्स को जरूरत पड़ेगी तो वो इस रिजर्व में से ही क्या कर देंगे? बैंक्स को लोन प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर हुआ क्या शालू? यस सर। श्योर? यस सर, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि कौन किसको पे कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये कैश रिजर्व रेशियो है, इसमें याद रखिएगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नाम में ही इसके कैश है, तो याद रखिएगा कि ये कैश के फॉर्म में लिया जाएगा। अब आते हैं उसके बाद ही हम नेक्स्ट पार्ट पर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के, दैट इज योर एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है क्या? देखिए, अब ये सिंपल सा अपोजिट है कैश रिजर्व रेशियो का। होता क्या है कि हमारे ना जनरली एसएलआर में बैंक्स के पास ना एनडीटीएल का पोर्शन जो है, बैंक्स वो एनडीटीएल का पोर्शन अपने पास ही अगर रिजर्व कर लें, अपने आप ही रिजर्व करके उसे अपने पास ही रख लें और आरबीआई के पास ना जाएं, वो पोर्शन आपका एसएलआर कहलाएगा। बस इतना सा डिफरेंस है सीआरआर में और एसएलआर में। सीआरआर में वो आरबीआई के पास रिजर्व करते हैं, जबकि एसएलआर में वो अपने एनडीटीएल का ही पोर्शन खुद के पास से रिजर्व करके रख लेते हैं, इसको हम एसएलआर बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सीआरआर में तो कैश की फॉर्म में किया जा रहा था, लेकिन होगा क्या, एसएलआर में ना वो 3 फॉर्म्स में कर सकते हैं। अगर बैंक्स के पास कभी रिजर्व ज्यादा हो रहा है तो हो क्या सकता है कि या तो उसे वो कैश की फॉर्म में रहने दे, या फिर ना वो उसको कन्वर्ट करा ले गोल्ड की फॉर्म में, बुलियंस की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में रिजर्व करके रख ले, ठीक है। या फिर उसको वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रिजर्व करके रख सकता है। वो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स निकल रहे हैं उनको परचेज करके उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करके तो भी वो रिजर्व कर सकते हैं।
क्लियर हुआ क्लास? तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में याद रखिएगा कि जनरली एसएलआर को 3 फॉर्म में रिजर्व करके रखा जा सकता है, कैश, गोल्ड और आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जबकि सीआरआर को ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व करके रखा जा सकता है। अब होता क्या है, ऐसा अगर सपोज करो, अब इसका एग्जांपल एसएलआर का शायद मैंने आपको पहले भी दिया था कि ऐसा बैंक क्यों करते हैं कि वो आरबीआई के पास क्यों नहीं जा रहे रिजर्व कराने के लिए, क्योंकि सपोज करो एसबीआई के बैंक के पास एनडीटीएल का 100 करोड़ रुपीस हो गया है और वो 100 करोड़ रुपीस का वो इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसने अनाउंसमेंट किया कि मैं पब्लिक को लोन देना चाहता हूं और उसने इंटरेस्ट बहुत कम रख दिया। अब इंटरेस्ट जब कम रख दिया तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट कम होगा, तो मैंने बताई भी थी आपको बात की लोगों की डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी ना, और डिमांड ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा होंगे अवेलेबल, मतलब जो लोग ज्यादा आएंगे कि हमें लोन दो लोन दो। अब उतने टाइम पे लोन देने के लिए इतना जब कैश इतना एसएलआर होगा ही नहीं तो बैंक हर किसी की डिमांड तो पूरी नहीं करेगा। तो अब बैंक क्या करेंगे, मनी मार्केट में फ्लो को मेंटेन करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही लोगों की डिमांड कम होगी तो अब लोगों को इन्फ्लेशन कम करने में हेल्प मिल जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं बैंक्स इन्फ्लेशन कम करने में बैंक्स की ये पॉलिसी बैंक्स को हेल्पफुल रहेगी एसएलआर वाली। क्लियर क्लास? तो होता क्या है कि एक टाइम पे के लिए कभी कभी ना होता क्या है, आरबीआई जो है वो इंक्रीज कर देता है सीआरआर भी और एसएलआर भी। ये दोनों ऐसे टूल हैं कि अगर सपोज करो आरबीआई इन दोनों टूल्स को मेंटेन नहीं करता है ना, सपोज करो सीआरआर कम कर दिया जाए और एसएलआर ज्यादा कर दिया जाए, तो ऑब्वियस है कि सीआरआर में कम करने पर आरबीआई के पास रिजर्व कम फॉर्म में होगा और एसएलआर में बैंक्स के पास रिजर्व ज्यादा फॉर्म में होगा। तो देखा जाता ये है कि हमेशा सीआरआर को ही हमेशा ज्यादा रखा जाता है, किससे, एसएलआर से। अगर ज्यादातर इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन की कंडीशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में हम एसएलआर को क्या कर सकते हैं, कम करा सकते हैं, क्योंकि एसएलआर को कम करने के कारण इन्फ्लेशन कम होता है। ठीक है क्लास? सो बेसिकली एसएलआर में याद रखिएगा 3 चीजें मेनली हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में, और ये खुद के बैंक्स का अपना एनडीटीएल का पोर्शन खुद के पास रिजर्व रहता है। क्लियर क्लास? क्लियर क्लास? यस सर। ओके। तो देखिए अब होता क्या है कि जो सीआरआर था ना, सीआरआर में ये मैंने मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर सुन लीजिएगा, सीआरआर जो है वो आपका सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बैंक्स के एग्जाम में कि सीआरआर किस में मेंशन है। सीआरआर आपके सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 जो मैंने आपको बताया था उसमें मेंशन है। साथ के साथ एसएलआर की बात करें तो एसएलआर आपका सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ऐड किया गया है। ठीक है, सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सीआरआर आरबीआई एक्ट में है और एसएलआर आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है सेक्शन 24 में। तो सीआरआर की अगर मैं बात करूं तो सीआरआर देखिए 0% मिनिमम होता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने बोला कि 4%, लगा तो इसे 100% भी सकते हैं लेकिन इतना लगाया नहीं जाता है। जनरली ज्यादातर केसेस में ये सीआरआर 4% ही रहता है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, कम एक आध पॉइंट हो सकता है, 3.9 3.8 समथिंग इतना हो सकता है। जबकि अगर मैं एसएलआर की बात करूं तो एसएलआर हमेशा 0 से 40% तक ही लगाया जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, 40% से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, क्लियर हुआ क्लास? क्लियर हो गया क्लास? यस सर। ओके, तो चलिए अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो अब सीआरआर और एसएलआर के बाद आते हैं रेपो रेट पर। ठीक है, अब रेपो रेट सिंपल से टर्म्स में समझते चलिए। देखिए टर्म्स जो यहाँ पर लिखी गई है ना, वो स्टेटमेंट खुद में खुद अपने आप उसको डिफाइन कर रही है। रेपो रेट होता क्या है, इट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द लेंड्स मनी ऑफ द टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म। होता क्या है कि सपोज करो कभी किसी बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है, और बैंक को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो एक्चुअल में आरबीआई उन्हें क्या कहता है कि आपको, मैं सपोज कोई बैंक आया और उसने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपीस की जरूरत है। बैंक ने कहा कि अच्छा, आरबीआई ने कहा अच्छा ये बताओ कितने दिन में मुझे आप ये पैसा रिटर्न कर दोगे और कितना एक्स्ट्रा रिटर्न करोगे। तो बैंक्स ने बोला कि हम आपको ना 105 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 105 करोड़ देंगे, यानी 5 करोड़ एक्स्ट्रा देंगे 100 करोड़ पर।
और बैंक ने कहा कितने दिन में रिटर्न करोगे, तो बैंक ने कहा कि हम आपको ये ना 6 महीने में रिटर्न करेंगे। आरबीआई को कहा बैंक ने कि हम आपको 6 मंथ्स में रिटर्न करेंगे। तो हुआ क्या कि जब ये 6 मंथ वाली बात आई ना, तो आरबीआई ने गुस्सा किया। आरबीआई ने कहा कि नहीं, आपको ये 90 डेज में रिटर्न करना पड़ेगा, 3 मंथ्स में रिटर्न करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं दे सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन 90 डेज के बेसिस पर। तो आरबीआई की बात को बैंक्स ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम 90 डेज में ही आपको रिटर्न कर देंगे, आपको 105 करोड़ देंगे। तो जो 5 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा दिए ना, वो रेपो रेट है, जो कि कमर्शियल बैंक के ऊपर इंटरेस्ट लगाया किसने, आरबीआई ने। साथ के साथ जो शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड है वो 90 डेज का है। और ये रेपो रेट में आपको स्पेशली याद रखना है कि रेपो रेट में जो लोन का अमाउंट होता है वो 90 डेज में ही आपको पे करना होता है, बैंक्स को पे करना होता है, आरबीआई को। उससे ज्यादा अगर वो रेज करता है कंटिन्यू, तो उसके ऊपर आरबीआई पेनल्टीज लगाना शुरू कर देता है। ठीक है क्लास। तो रेपो रेट इज जस्ट अ रेट बाय विच अदर बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स मनी बोरो करते हैं किससे, आरबीआई से, फॉर 90 डेज। और ये जनरली ज्यादातर 5% ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है रेपो रेट, उससे 5% से भी कम हो जाता है, लेकिन जनरली 5% रहता है। क्लियर क्लास। तो होता क्या है कि रेपो रेट में ना, याद रखना कि रेपो रेट में कभी कभी बैंक्स ना, क्योंकि लोन तो ऐसे मिलता नहीं, आपने सुना ही होगा कि जब भी हम कभी लोन लेने जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी तो कुछ ना कुछ रखनी पड़ती है ना। और सिक्योरिटी रखने के लिए हमेशा हमें कुछ ना कुछ अपना एक ऐसी चीज सिक्योरिटी पे रखनी पड़ती है जो कि उससे हमेशा हायर अमाउंट पर हो, जो अमाउंट हम लोन का ले रहे हैं। आप क्या करते हो, जब भी हम कभी लोन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर आप 1 लाख का लोन लेने जा रहे हो तो आप 1 लाख की कोई चीज रख देते हो, लेकिन आपको लोन उस पे वो अप्रूव कराते हैं 95%, यानी वो आपको लोन कितना देंगे, 95,000 का देते हैं। ऐसे करते हैं ना। तो होता क्या है कि लोन के लिए हमेशा एक सिक्योरिटी रखी जाती है, सिक्योरिटी रिक्वायर्ड होती है। तो वो सिक्योरिटी कैसे होती है, एक्चुअल में जब भी रेपो रेट के बेसिस पर बैंक से बोरो करते हैं आरबीआई से, तो वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं एनडीटीएल की। और एनडीटीएल की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है एक्चुअल में मिनिमम, आपका अगर 5 करोड़ लोन है सपोज, तो वो एनडीटीएल के पोर्शन का 0.5% सिक्योरिटी के रूप में आरबीआई को देते हैं कि ये पैसा हम आपका इतने दिन में रिटर्न कर देंगे, जब तक आप हमारे एनडीटीएल का क्या कर लो, 0.5% सिक्योरिटी की फॉर्म में रख लो, अगर हम 90 डेज में ये रिटर्न ना करें तो। समझ में आई क्लास बात? क्लास क्लियर हुआ? यस। बाकी क्लास जितेश, प्रमोद, ऋतिक, ओके। चलिए, ये याद रखना है, ये भी चीज पूछ ले जाती है खासकर आपके इंटरव्यूज वगैरह में कि ना कितना एनडीटीएल का कितना परसेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में जाता है जब आपका रेपो रेट के बेसिस पर बोरो किया जाता है लोन या उधार लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए, एनी रिडक्शन इन द रेपो रेट हेल्प्स बैंक्स टू गेट द मनी एट द चीपर रेट। ये तो सिंपल सी बात लिखी हुई है, नॉट सो वरी अबाउट इट। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, देखिए रिवर्स रेपो रेट नाम से पता चल रहा है रेपो रेट का रिवर्स। रेपो रेट का रिवर्स कैसे, ऑब्वियस है, अगर सपोज करो कि बैंक्स के पास ना पैसा कभी बहुत ज्यादा हो गया, बैंक्स जो है वो बच्चे हैं और आरबीआई जो है वो फादर है, तो बेसिकली बैंक्स के पास पैसा ज्यादा हो गया, तो आरबीआई ने क्या बोला कि आरबीआई ने बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है ना, तो तुम ऐसा करो, ये मेरे पास रख दो, तुम बच्चे हो, तुम इसको खराब कर दोगे, तुम्हें नहीं पता है कि हाउ टू इन्वेस्ट इट प्रॉपरली। ठीक है। तो बैंक्स ने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो आप ये बताओ कि अगर हम आपको ये पैसा देते हैं तो आप हमें कितना बदले में एक्स्ट्रा दोगे। ठीक है। तो बदले में एक्स्ट्रा देने के लिए बैंक्स ने जब ये बात की, तो आरबीआई ने कहा कि मैं आपको इस पे ना 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं आपको 5% एक्स्ट्रा दे दूंगा, मैं आपको, या 4% एक्स्ट्रा दे दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो बैंक्स ने कहा अच्छा, तो आरबीआई ने, बैंक्स ने सपोज करो 100 करोड़ रुपीस आरबीआई के पास जमा कराए, तो बैंक्स ने अपना क्या करा, बैंक्स ने उसको, आरबीआई ने उसको बोला कि मैं आपको 104 करोड़ बदले में दूंगा जब आपको ये चाहिए होगा। तो जब वो 104 करोड़ की बात करते हैं, तो वो 4 करोड़ जो एक्स्ट्रा आए हैं, 4% जो एक्स्ट्रा आए हैं, वो बेसिकली आपका क्या है, वो इंटरेस्ट है जो कि आरबीआई पे कर रहा है किसको, अदर बैंक्स को। ठीक है। तो यानी ये कह सकते हो रेपो रेट में बैंक्स को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट आरबीआई को, जबकि रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई पे करता है इंटरेस्ट किसको, बैंक्स को।
ठीक है। और ये जनरली रेपो रेट का हमेशा 1% कम ही होता है। अगर रेपो रेट आपका 5 चल रहा है तो ये 4 होगा, अगर रेपो रेट 6 चल रहा है तो ये आपका 5 होगा, इस तरीके से होगा। जनरली 1% उससे नीचे ही रहता है रेपो रेट से, रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो रिवर्स रेपो रेट आपका ये है। अच्छा, रिवर्स रेपो रेट में हाँ, रिवर्स रेपो रेट में इतना याद रखना आप कि जनरली ये मतलब रेपो रेट से 1% कम रहेगा। तो और एक चीज और आपको बता दूं कि जब आपके एग्जाम्स होंगे ना, तो एग्जाम्स के टाइम पर ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स का जो रेट चल रहा है, परसेंट जो चल रहा होगा, वो आप देख कर जाइएगा, क्योंकि ये हर बाय मंथली आपके मॉडिफाई होते हैं, चेंज किए जाते हैं। और चेंज करने के साथ साथ आपका एग्जाम जब आएगा तो मे बी उस मंथ में इनका क्या रेट चल रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे आता है कि इस टाइम पे रिवर्स रेपो रेट क्या चल रहा है, सीआरआर क्या चल रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका लिए आप उसी टाइम पर अप टू डेट रहेगा तो ज्यादा सही है। इसीलिए मैंने इनका यहाँ पर किसी का रेट मेंशन नहीं किया परसेंटेज, क्योंकि मैं अगर मेंशन करता तो फिर वो आपको दिक्कत होती है, आप यही याद करके जाते नहीं तो। ठीक है, इसलिए आप प्लीज इसको लिए अप टू डेट हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन इज बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट एक्चुअल में बैंक रेट बिल्कुल रेपो रेट जैसा ही है, लेकिन बस एक चेंज है इसमें कि जब बैंक रेपो रेट को मतलब रेपो रेट में जब बैंक्स को पैसा चाहिए था तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दिया जा रहा था, यानी 90 डेज के लिए। लेकिन बस बैंक रेट में अगर मैं बात करूं तो बैंक रेट में एक्चुअल में ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है आरबीआई को, वो आरबीआई को जब बैंक्स उनसे लोन लेते हैं। तो बैंक्स अगर हाँ जी, आरआर वाला जो है इसका कोई टाइम पीरियड है? आरआर वाला कौन सा? रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट का नहीं, टाइम पीरियड नहीं है रिजर्व रेपो रेट का। एक्चुअल में ये तो सिक्योर मतलब ये कह सकते हो ना आपकी बैंक्स का पैसा है, बैंक्स को जब नीड पड़ेगी वो निकाल लेंगे, अदरवाइज वो आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात कर रहे हैं बैंक रेट की, तो बैंक रेट हमारा लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है और ये बेसिकली आरबीआई लगाता है। और इसको हम बैंक रेट को ना रीडिस्काउंट रेट और पेनाल रेट भी बोलते हैं। पेनाल रेट क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में ना बैंक जब प्रोवाइड कराता है लोन, आरबीआई बैंक जब प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक्स को लोन, तो वो ना एक लॉन्ग टर्म के लिए तो दे ही देता है। और लॉन्ग टर्म के लिए जनरली अगर मैं बात करूं तो ये मैक्सिमम पीरियड जो होता है इसका, ये 1 ईयर का होता है, 365 डेज का होता है। अब 365 डेज के बाद भी अगर सपोज कोई बैंक पे नहीं कर पाता उस अमाउंट को जो कि आरबीआई ने बोला है, तो आरबीआई क्या करता है, पेनाल्टी लगाना शुरू कर देता है बैंक्स के ऊपर। और वो जब पेनाल्टी लगाना शुरू करता है ना, तो पेनाल्टी लगाने के लिए वो क्या करता है, उस बैंक की एनडीटीएल को देखता है जिस बैंक ने बोरो किया है पैसा। और एक्चुअल में पेनाल्टी जो लगती है ना, वो लगती है एनडीटीएल की 3%। यानी उस बैंक के पास एनडीटीएल अगर 100 करोड़ रुपए था, ठीक है, तो 100 करोड़ का 3% यानी 3 करोड़, साथ के साथ बैंक रेट उस टाइम पर जो चल रहा होगा आरबीआई का, या सपोज करो वो 4% चल रहा होगा, तो 3 करोड़ प्लस में 4 करोड़, यानी टोटल बैंक्स को कितना पे करना पड़ेगा आरबीआई को, 7 करोड़ रुपए। तो इसीलिए इस बैंक रेट को हम रीडिस्काउंट रेट और पेनाल रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर लिखा भी है। Bank rate refers to the official interest rate at which RBI will provide loans to the banking system, which includes commercial and cooperative banks and development banks also. Development banks में मैं आऊंगा जब मैं आपको नबार्ड कराऊंगा। ठीक है, नबार्ड के बारे में आपको पढ़ना है तो तब आप समझ लेंगे डेवलपमेंट बैंक। बाकी कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक से आपने सहकारी बैंक सुने ही होंगे। कमर्शियल बैंक तो आपके ये सब हैं ही, एसबीआई, पीएनबी, सब कमर्शियल बैंक है। ठीक है, such loans are given out either by direct lending or by rediscounting, buying back of the bills of commercial banks and treasury bills. होता क्या है कि रीडिस्काउंटिंग का मतलब यहाँ पर यही है कि उस बैंक का पैसा देखा जाता है कि उसके पास एनडीटीएल का रिजर्व कितना है और उसके हिसाब से उनको डिस्काउंट के तौर पर मतलब उतना ही डिस्काउंट किया जाता है। होता क्या है कि कोई कोई बैंक के पास एनडीटीएल का पोर्शन ज्यादा होता है, किसी किसी बैंक के पास एनडीटीएल का पोर्शन कम होता है। तो होता क्या है कि अगर
इनकी ना एक्चुअल में बोली लगती है। किसी बैंक को जरूरत पड़ी, और जब बैंक को जरूरत पड़ी तो बैंक ने ना ये कहा कि, एक बैंक ने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपीस चाहिए और मैं आपको बदले में ना 105 करोड़ दूंगा। दूसरे बैंक ने कहा कि 100 करोड़ चाहिए मुझे, मैं बदले में 106 करोड़ दूंगा। तो ऑब्वियस है आरबीआई किसको लैंड करेगा पैसा? वो करेगा उनको जो कि ज्यादा अमाउंट पे कर रहे होंगे, यानी 106 करोड़ वाले को। तो ये बेसिकली रीडिस्काउंटिंग जो यहाँ पर होती है ना बोली लगने पर, ये बेसिकली इस वजह से रीडिस्काउंटिंग बैंक रेट कहलाता है, और साथ के साथ पेनाल रेट तो इसको बोलते हैं। और पेनाल रेट मैंने समझाया कि क्यों इसको बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई क्लास बात? क्लास समझ आया? थोड़ा थोड़ा कौन सी चीज समझ नहीं आया शालू, भास्कर? कहाँ से समझाऊं, बैंक रेट से या फिर रिवर्स रेपो रेट से? बैंक रेट तो समझ आया स्टार्टिंग का। अच्छा देखिए, बैंक रेट सिर्फ एक सिंपल से टर्म्स में समझिए, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट होता है, और एक्चुअल में जब जब बैंक्स अपने अमाउंट को पे नहीं कर पाते हैं तो एक्चुअल में आरबीआई उनके ऊपर पेनाल्टी लगाता है। और वो पेनाल्टी कैसे लगाएगा? जिस बैंक ने लोन लिया है उस बैंक का एनडीटीएल देखेगा, और एनडीटीएल देखने के बाद उस टोटल एनडीटीएल का 3% की पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगी बैंक रेट से। यानी बैंक रेट तो उसे पे करना ही था 4%, सपोज 100 करोड़ पे 4 करोड़ पे करने ही थे, साथ के साथ पेनाल्टी लगा दी है 3% की, और पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो 3 करोड़ है 3% के हिसाब से, तो टोटल 7 करोड़ उसको पेनाल्टी देनी है। इस वजह से इसको पेनाल्टी रेट भी बोलते हैं। साथ के साथ रीडिस्काउंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बैंक रेट में ना होता क्या है कि बैंक रेट में डायरेक्ट लैंडिंग होती है। डायरेक्ट लैंडिंग कैसे होती है? और वो डायरेक्ट लैंडिंग ऐसे होती है कि बैंक्स ना हमेशा आरबीआई के पास जब जाते हैं तो आरबीआई ना उनकी ज्यादा सुनता है जो कि एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है, जिनको एलिजिबल है किसमें, सेक्शन 2 में आरबीआई के, कि हाँ ये मेरा पैसा एक टाइम बाद पे कर ही देंगे। आरबीआई उनको तो पैसा नहीं देगा ना जो बैंक्स के पास एनडीटीएल का कुछ रिजर्व होगा ही नहीं। खुद सोचो कि आप जब लोन लेने जाते हो तो आपके पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जब देखा जाता है, वो क्यों देखा जाता है? कि हाँ आप आगे इस चीज के लिए होगी मतलब सक्षम होगी कि आप अपना ये लोन का अमाउंट पे कर दोगे या नहीं करोगे। तो सेम एज आरबीआई भी यही करता है, सबका एनडीटीएल चेक करता है, और एनडीटीएल चेक करने के बाद बैंक्स बोली लगाना शुरू करते हैं कि मैं आपको इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करूंगा, मैं आपको 105 करोड़ दूंगा, मैं आपको 106 करोड़ दूंगा, मैं 107 करोड़ दूंगा। तो प्रेफरेंस जो दिया जाएगा ना वो किसको दिया जाएगा? पहले 107 वाले को, फिर दोबारा से बोली लगेगी, और 7 से ऊपर क्रॉस नहीं करा जाता तो 6 वाले का नंबर आ जाएगा, 106 करोड़ वाले का। फिर सेम एज अगर 106 के बाद और कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है तो फिर 105 वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरीके से प्रेफरेंस दिया जाता है, इसलिए इसको हम रीडिस्काउंट बैंक रेट भी बोलते हैं। ठीक है क्लास? बाकी एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप बहुत डिटेल में टर्मिनोलॉजीज में मत जाइएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसको रीडिस्काउंट रेट बोला जाता है, इसमें से किसको पेनाल रेट बोला जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, अभी बैंक रेट कितना चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके लिए अगर बहुत स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ना है, मतलब पूरी डिटेल जाननी है, तो ये आपका कोर्स पहुंचता है फिर यूपीएससी लेवल पर, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है क्लास? सो इतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी समझने के लिए, समझना अच्छी बात है क्योंकि यू हैव टू आंसर इन योर इंटरव्यूज। बाकी इंटरव्यूज में आरबीआई से रिलेटेड ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं, इनसे चीजें इतनी नहीं पूछी जाती। आरबीआई से पूछा जाएगा, उतने टाइम पर जो क्राइसिस चल रहा होगा उससे पूछा जाता है। इंटरव्यू के लिए तो फेज ही अलग होता है। खैर ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट रेट की, दैट इज योर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की अगर हम बात करें तो होता क्या है, अब ये एमएसएफ जो है ना, ये सबसे शॉर्ट टर्म का हमारा लोन है। सबसे शॉर्ट टर्म का कितने टाइम के लिए? ओनली फॉर 24 आवर्स के लिए। होता क्या है कि किसी बैंक के पास ना कोई डिजास्टर आ गई। डिजास्टर कैसी आ गई कि वो बैंक के पास बहुत अर्जेंट नीड है कुछ पैसों की, लेकिन बैंक के पास उतना अमाउंट नहीं है। तो वो आरबीआई के पास गया, आरबीआई के पास बोला कि प्लीज मुझे इतना पैसा दे दो और ये मैं आपको 24 घंटे में रिटर्न कर दूंगा, बस मुझे 24 घंटे के लिए चाहिए। और 24 घंटे के लिए बैंक ने कहा, आरबीआई ने कहा कि आप कितना पैसा मुझे दोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 106 करोड़ दे दूंगा सपोज।
तो बेसिकली उतने टाइम पर 106 करोड़ यानी 6% एक्स्ट्रा पे करने की बात की गई है 24 घंटे के लिए। तो ये जो होता है ना, ये वाला पीरियड 24 घंटे के लिए, ये एमएसएफ में आता है। तो आप याद रखिएगा कि ये जनरली ऐसा आपका वो है बैंक रेट है जो कि बेसिकली आपका बहुत कम टाइम के लिए, और वो भी उस टाइम के लिए होता है जब कोई ना कोई क्राइसिस हो रहा हो किसी बैंक के साथ, और वो 24 घंटे के अंदर अंदर रिटर्न आपका आरबीआई को कर दे, तो ही एमएसएफ वैलिड होता है। तो एमएसएफ को हम क्या बोलते हैं? एमएसएफ इज अ न्यू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब है एक्चुअल में बैंक्स के पास जब लिक्विडिटी होती है, बेसिकली मनी, लिक्विडिटी इज मनी, जस्ट मनी। लिक्विडिटी का फ्लो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पा रहा है और उसे रातों रात जरूरत है पैसे की, तो वो उसको एडजस्ट करने के लिए आरबीआई के पास जाएगा, और आरबीआई इज द ओनली लास्ट विंडो। यानी आपको याद है ना, एक बात बताई थी, LOLR, लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लैंड ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब क्या था कि आखिरी एक खिड़की बची है जिस पर हम जाकर मांग सकते हैं पैसा, और ये पैसा इसीलिए 24 घंटे के लिए अप्रूव किया जाता है बस, और 24 घंटे के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। ठीक है, इसको मई 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, मई 2011 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, आई थिंक 9th of May को। ठीक है, डेट की अगर बात करें तो 9th of May को हुआ था। बाकी अगर हम बात करें तो मिनिमम इसमें जो एमएसएफ में लोन दिया जा सकता है आरबीआई के थ्रू, वो 1 करोड़ का दिया जा सकता है। ठीक है, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम डिसाइड होता है एनडीटीएल के पोर्शन पर। उस बैंक का एनडीटीएल देखा जाएगा जो मांगने आया है पैसा 24 घंटे के लिए, और उस एनडीटीएल, जितना एनडीटीएल उसके पास होगा उसका 2% ही सिर्फ आरबीआई उसको पे करेगा। और अगर विदाउट एनडीटीएल देखा जाता है तो मिनिमम 1 करोड़ का अमाउंट, इससे ज्यादा अमाउंट एमएसएफ में नहीं दिया जाता है। ठीक है क्लास, क्लियर हुआ क्लास एमएसएफ? यस सर। ओके, सो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, दैट इज ओ जी। मतलब ये जो एमएसएफ है, इसमें अगर बैंक के पास एनडीटीएल फंड्स हैं उसके, यस, तो उसका 2% लोन दिया जाता है फॉर 24 आवर टाइम पीरियड। यस। अगर एक इन केस बैंक के पास सफिशिएंट, या कहो जो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग एनडीटीएल अमाउंट चाहिए वो नहीं है, तो उनको मैक्सिमम 1 करोड़ लोन दिया जाता है। यस, एग्जैक्टली। अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं क्या? एक्चुअल में होता क्या है कि आरबीआई के पास ना दोनों तरीके से काम करने की फैसिलिटीज होती हैं। कैसे? आरबीआई ना एक सेलर की तरह भी काम करता है और आरबीआई एक बायर की तरह भी काम करता है, यानी वो किसी चीज को खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है, क्योंकि बैंकर्स ऑफ बैंक है। तो होता क्या है, देखिए हमारे ना, आपको ना एक चीज मैं क्लियर करूं पहले तो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, दैट इज योर रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, ये सब, इनके लिए ना एक चीज है जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी कॉरिडोर। ठीक है, और पॉलिसी कॉरिडोर है क्या? आरबीआई की पॉलिसी मेकिंग जो है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस जो है, उसको हम पॉलिसी कॉरिडोर बोलते हैं। और पॉलिसी कॉरिडोर में ना कुछ आपके बेसिस पॉइंट्स होते हैं, और बेसिस पॉइंट्स होते क्या हैं? बेसिस पॉइंट एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट होते हैं 0.1%, 0.01%। इट मींस यू कैन से कि एक आपका जो बेस पॉइंट होता है ना, एक बेस पॉइंट आपका इक्वल टू होता है कितने के? दैट इज 1/100th पॉइंट। तो यानी पॉलिसी रेट जब बदलते हैं ना, तो वो पॉइंट्स के हिसाब से बदलते हैं, और इसी पॉइंट्स के हिसाब से आपके बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ में चेंज आता है। देखो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं आपको कि ना आपसे कभी कभी आपके न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन इनसे रिलेटेड कभी क्वेश्चन तो, हाँ जी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है आपकी। एक मिनट, एक मिनट, समझ नहीं आया आपने क्या बोला। एक मिनट। ओके, अब बताइए, अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि एक टर्म आप शायद न्यूज़पेपर में सुनते होंगे जिसका नाम है बेसिस पॉइंट्स।
ये बेसिस पॉइंट करके ना बहुत बार पेपर में ना ये टर्म आती है न्यूज़पेपर में कि इतने बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया, इतने बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने ये चीज रिवर्स रेपो रेट में चेंज किया। एक्चुअली बेसिस पॉइंट्स होते क्या हैं? बेसिस पॉइंट्स ना बेसिकली आरबीआई की पॉलिसीज में आते हैं। जो बेसिस पॉइंट्स आपके ना 1 बेसिस पॉइंट इक्वल टू होता है 1/100, यानी आप ये कह सकते हो 1 बेसिस पॉइंट किसी भी रेट में चेंज कितना लेकर आता है? 0.01% का। ठीक है, 0.01% का जब चेंज आता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीआई जब रेपो रेट में बेसिक पॉइंट ऐड करता है तब वो आपके क्या बनते हैं? एमएसएफ बनते हैं या आपके बैंक रेट बनते हैं। ठीक है, और ये बेसिस पॉइंट्स 1 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अगर होगा तो 0.01%, 2 बेसिस पॉइंट के हिसाब से होगा तो 0.02%, इस तरीके से चलता है। आपको सच बताऊं तो वैसे ये ज्यादा नहीं, मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें और ऐसा टर्म आए तो आपको याद रहे कि हाँ ये हमने सुना है और ये हमें पता है बेसिस पॉइंट क्या होता है। बाकी एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखना, रेपो रेट में जब ऐड किए जाते हैं बेसिस पॉइंट तो वो बनता है आपका एमएसएफ और बैंक रेट, और अगर रेपो रेट में बेसिस पॉइंट माइनस किए जाते हैं तो वो बनता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और ये बात ऊपर भी मैंने क्लियर की थी कि आपका रेपो रेट से हमेशा 1% कम ही होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और साथ के साथ अब बात करें, हम आते हैं ओएमओ पर। तो ओएमओ में मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा आरबीआई 2 तरीके से काम करता है, एक वो एज अ बायर काम करता है और एक एज अ सेलर काम करता है। किस चीज का सेलर और बायर? वो सेलर और बायर काम करता है फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो होता क्या है ओएमओ में ना, जब आरबीआई सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, किसको? बैंक्स को। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को सेल करेगा, तो होगा क्या कि हमेशा याद रखो कि बैंक के पास से पैसा जा रहा है तो यानी उनके पास, आरबीआई के पास पैसा बढ़ेगा। ऑब्वियस है, मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं किसी शॉप पे, तो शॉप के पास पैसा, शॉपकीपर के पास पैसा बढ़ रहा है, मेरे पास घट रहा है। तो इस चीज से वो क्या कर रहा है? ओएमओ में जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है किसी कमर्शियल बैंक को, तो वो लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी वो जो इकोनॉमी में आपकी एक लिक्विडिटी है उसको अपने पास लाने की कोशिश करता है। ठीक है, सेम एज अगर मैं बात करूं एज अ बायर, तो बायर के तौर पे वो क्या काम करता है कि जब बायर के तौर पे काम करेगा तो बैंक्स के पास होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी अब बैंक्स ने परचेज कर रखी है, अब बैंक से क्या कर रहा है? आरबीआई परचेज कर रहा है। तो जब बैंक से आरबीआई परचेज कर रहा है तो एक्चुअल में वो लिक्विडिटी को क्या कर रहा है? डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी को डिक्लाइन करने पर क्या होगा? आरबीआई से पैसा किसके पास चला जाएगा? बैंक्स के पास चला जाएगा, तो बैंक सुपीरियर हो जाएंगे। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ना, बेसिकली ये एक्चुअल में हमारी मार्केट में, हमारी मनी मार्केट में, बैंकिंग सिस्टम में परचेज को इंजेक्ट करके क्या करते हैं? मनी को रेगुलेट करते हैं। होता क्या है कि जब मनी का फ्लो ज्यादा होगा मार्केट में तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने के बाद मनी की लिक्विडिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, यानी मनी लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी। साथ के साथ अगर सपोज बैंक्स के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ज्यादा होने के बाद आरबीआई उन्हें परचेज करना शुरू करेगा, तो आरबीआई से पैसा किनके पास जाएगा? बैंक्स के पास जाएगा। तो एक्चुअल में देखा जाए ना तो सेलर के तौर पे जब काम करेगा ओएमओ में आरबीआई तो ये फायदेमंद है, लेकिन जब हम बात करें आपके उसके तौर पर बायर के तौर पर, तब फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? क्योंकि लिक्विडिटी को इंक्रीज नहीं करना होता है इन्फ्लेशन के टाइम पर, मनी को इंक्रीज नहीं करना होता है इन्फ्लेशन के टाइम पर, क्योंकि अगर मनी इंक्रीज हो जाती है ना तो एक्चुअल में डिमांड ज्यादा होने लगती है। ये बात आपको क्लियर की थी मैंने। तो हमें क्या करना है? मनी को, फ्लो को मेंटेन करना है जिससे डिमांड कम होने लग जाए। तो बेसिकली ऐसा कब होता है? जब हम सेलिंग के तौर पर बात करते हैं ओएमओ की। ओएमओ इज जस्ट अ ओपन मार्केट ऑपरेशन, refers to the purchase and sale of the government securities by RBI from to market, यानी वो सेल एंड परचेज दोनों कर सकता है। सेल करेगा तो मार्केट से परचेज कर रहा है, और अगर आपका बाय कर रहा है तो मार्केट को बाय कर रहा है, यानी कमर्शियल बैंक्स को। ऑब्जेक्टिव क्या है ओएमओ का? is to adjust the rupee liquidity condition in the economy on a durable basis
Purchase injects money into the banking system and stimulate growth while the sale of security do the possible. ऑब्वियस है जितना पॉसिबल हो सकेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो सेल करके मार्केट में क्या करेगा, मनी वैल्यू को मेंटेन कर देगा। ठीक है क्लास, तो ओएमओ भी बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। आप एक तरीके से ये देख सकते हो जैसे लोन दिया जा रहा हो वो भी आपका कम इंटरेस्ट पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो यहाँ पर जनरल पब्लिक काम नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ दो लोग काम कर रहे हैं, वन इज ऑफ योर आरबीआई एंड अनदर वन इज ऑफ योर कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर ही आपस में सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे हैं, बाकी तीसरा कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है क्लास। Yes, sir. Okay, now next one is market stabilization scheme. Market stabilization scheme MSS की अगर बात करें तो ये भी सेम OMO की तरह है, बस यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखना कि OMO में दोनों तरीके से काम कर रहा है RBI, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम करेगा एज अ सेलर। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में जब जब मार्केट में मनी पॉलिसी, मनी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, मनी की सप्लाई ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ना सेल करना शुरू कर देगा, जिससे कि जो मार्केट में मनी का फ्लो ज्यादा है उसको वो क्या कर सके, विड्रॉ कर सके। ठीक है, सो बेसिकली इसमें सेल का है, ओएमओ में सेल एंड बाय दोनों है। एमएसएस को इंट्रोड्यूस कराया गया था अप्रैल 2004 में। ठीक है, और एमएसएस का काम जो है, एमएसएस का जो काम है, इट इज यूज्ड टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी और मनी फ्रॉम द सिस्टम बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नाम से ही जज हो गया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर डिफाइंड हो रहा है ये टर्म। यहाँ पर ये चीज याद रखिए बस आप कि ये क्यों यूज की जा रही है, इट यूज टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी। ठीक है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा मनी है, तो उसको अपनी तरफ खींचने के लिए वो क्या कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, किसको, बैंक्स को। ठीक है, ठीक है क्लास, क्लास क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके क्लास, बच्चों ने ज्वाइन किया था, लेकिन शालू बचे, निशा, रितेक, भास्कर, प्रमोद चला गया है। एंड प्रमोद को समझ नहीं आ रहा है क्या? दोनों से मे भी कुछ नेटवर्क इशू। एक मिनट क्लास। ओके, सो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ना बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, और इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं आपके। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि आपकी सपोज करो घर में ना आपके हेड जो है वो डैडी हैं, और डैडी ना एक्चुअल में बच्चों को रेगुलेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, और वो पॉलिसीज ना ओरल होती हैं। ओरल कैसे होती हैं कि सपोज आपके ना पापा को, आप लेट नाइट जा रहे हो घर पे, और पापा ने आपको देखा एक दिन और उन्होंने कहा कि ना लेट नाइट मत आया करो, बाहर बहुत दंगे हो रहे हैं या जो भी हो रहा है, ऐसा करके उन्होंने समझाया, और आपने सुना, आपने सुन के हाँ भी कर दिया, लेकिन अपने आप मन में डिसाइड किया कि अरे कोई नहीं, ये तो कहते ही रहेंगे, और मैं मतलब पहले दिन आया था 10 बजे, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया और मैं आ गया, अब 9:45 तक आ गया। उसके बाद भी पापा को लगा नहीं ये बच्चा तो लेट आ रहा है अभी भी, उन्होंने फिर से यही कहना शुरू किया कि नहीं जल्दी आया करो, और नहीं अगर जल्दी आओगे ना तो तुम्हारा फोन रख लिया जाएगा, ऐसा करके तुम्हें धमकी दी, वार्निंग दी। उसके बाद पे तुम्हें लगा कि अच्छा पापा ने आज ऐसा कहा है, तो थोड़ा सा डर हुआ, अब आप पापा गए 9:30 पर आने शुरू हो गए। थर्ड डे फिर हुआ, थर्ड डे पर उसके बाद फिर पापा ने यही बात कही। अब पापा ने कहा कि अगर तुम अब लेट पूरी तरह से आए ना तो तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद करेंगे, पॉकेट मनी के साथ तुम्हें फोन भी नहीं देंगे, तुम्हारा फोन छीन लिया जाएगा। अब तुम्हें डर हो गया, अब तुमने क्या कर दिया, तुमने एग्जैक्टली 7 बजे आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप देख रहे हो कि धीरे धीरे पापा ने तुम्हारे ऊपर सिक्योरिटी ज्यादा करनी शुरू कर दी, और उनकी तरफ से एक्चुअल में जो पॉलिसी थी वो ज्यादा होने लगी। पहले उन्होंने टाइम को कहा कि टाइम अपना बैलेंस कर लो, फिर उन्होंने मोबाइल छीनने की बात की, फिर उन्होंने पॉकेट मनी छीनने की बात की। सेम इसी तरीके से ना यहाँ पर भी आरबीआई क्या करता है, ओरली बैंक्स को ना डराता है, और डराता है किस किस बेसिस पर है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में ना मार्जिन रिक्वायरमेंट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का जो फर्स्ट है आपका, वो मैं पहले ना फर्स्ट मत समझो आप ना, एक पहले आप
ई एंड एफ पार्ट समझ लो, दैट इज ई पार्ट जो है वो है मोरल सुएशन एंड एफ पार्ट जो है वो है आपका डायरेक्ट एक्शन। होता क्या है देखिए, ये वही बात है, आरबीआई ने कोई पॉलिसी बना रखी है लेकिन बैंक जो है ना उस पॉलिसीज पे खरा नहीं उतर रहे हैं, तो आरबीआई ने क्या करा, उनको ना मोरल सुएशन दिया, मतलब पहले बातों में समझाया कि आप ना प्लीज जो मैं कह रहा हूं वो बात समझ लो, जो मेजर्स मैंने लगा रखे हैं और इकोनॉमी के लिए जरूरी है उन पर फॉलो करो, उन पे खरा उतरो। बैंक ने सुन लिया, बैंक ने सोचा अरे अब कर लेंगे मेंटेन, बैंक को टाइम भी दिया गया 1 महीने का 2 महीने का, लेकिन बैंक ने उस पर मेंटेन नहीं किया अपने आप को, उस पर कुछ भी फोकस नहीं किया। अब जब मोरल सुएशन देने के बाद भी बैंक ने कुछ नहीं सुना तो आरबीआई ने क्या करा, डायरेक्ट एक्शन ले लिया। डायरेक्ट एक्शन क्यों ले लिया, क्योंकि आरबीआई को लगा कि जब ये मेरी कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इनके ना क्रेडिट को और इनके ऊपर कुछ ऐसा क्रेडिट, मतलब जो ये चाहते हैं, जो जो ये लोन का अमाउंट मेरे पास लेने आते हैं, मैं इनको दूंगा तो बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, साथ के साथ मैं इनको पेनाल्टी रेट भी लगाऊंगा अगर ये इंटरेस्ट रेट को उस टाइम पर लोन को पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे टाइम पर वो क्या करता है, पेनाल्टी लगाना शुरू करता है, बैंक रेट बहुत ज्यादा कर देता है। बैंक रेट ज्यादा करने के साथ साथ उनकी जो क्रेडिट की डिमांड है उसकी लिमिट को भी कंट्रोल कर देता है कि बैंक आए मांगने 100 करोड़, लेकिन आरबीआई ने कहा कि 100 करोड़ नहीं दूंगा मैं, तो मैं 50 करोड़ ही दूंगा। ठीक है, तो ऐसी चीजों में क्या करता है आरबीआई, मुंह से कभी भी कुछ भी चेंज ला सकता है और वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन तो ये चीज थी। ठीक है, अब उसके बाद समझिएगा सी पार्ट जिसमें लिखा हुआ है आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस क्या है, आरबीआई ना एक्चुअली मोरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन लगाने से पहले गाइडलाइंस जारी करता है, और वो गाइडलाइंस ओरली तो होती ही है, साथ के साथ रिटर्न स्टेटमेंट्स में भी होती हैं, अपील्स भी डालता है आरबीआई, अपील करता है कि ऐसे कर लो, गाइडलाइंस जारी करता है और एक तरीके से वार्निंग भी दे देता है, नोटिस भी जारी कर देता है, किसके ऊपर, बैंक्स के ऊपर। तो बेसिकली अगर बैंक्स इन सब चीजों को पढ़ने के बावजूद भी नहीं करते हैं ना चीजें, तब वो उन्हें एक मोरली सलाह देता है, और मोरल सलाह देने के बाद अगर वो मोरल सलाह को भी नहीं मानते हैं तब डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। ठीक है, उसके साथ डी पार्ट समझिएगा। अब डी पार्ट क्या है, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट्स। रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट का मतलब होता है रेफर्स टू द कंट्रोल ओवर द क्रेडिट ग्रांटेड एंड अलॉटेड बाय द कमर्शियल बैंक। ऑब्वियस है कि बैंक्स को जितनी नीड है, बैंक्स को जितनी नीड है वो उसमें क्या कर देगा, कमी कर देगा। कमी क्यों कर देगा, क्योंकि या तो तुम उतनी बात को मान के चलो जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज तुम्हारे टाइम पे तुम्हें मैं काम नहीं आऊंगा, तुम्हारे क्रेडिट में मैं क्या कर दूंगा, रैशनिंग कर दूंगा, तुम्हारे क्रेडिट को कम कर दूंगा, जितने क्रेडिट की तुम्हें जरूरत होगी मैं उतना तुम्हें नहीं पे करूंगा। ठीक है, तो ये होता है राशनिंग क्रेडिट में। उसके साथ मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ना सेम आपका एक टर्म आपने सुना होगा जो मैंने आपको बोला था कि एक्चुअल में ना एलए आपका एक एलटीवी आपने टर्म सुना होगा जिसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। वही चीज मैंने अभी आपको बीच में बताई थी कि हमेशा लोन के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, और अगर 1 लाख की सिक्योरिटी के लिए आपको 95,000 रुपीज का लोन मिलता है तो ये किस में आता है, एलटीवी में आता है, लोन टू वैल्यू रेशियो में। तो होता क्या है कि हर एक बैंक ना अपना एक मार्जिन सेट करके रखता है। मार्जिन सेट कैसे करके रखता है कि अगर वो 100 करोड़ देगा तो 100 करोड़ के बदले में वो कुछ ऐसा अमाउंट रखवाएगा जो कि 105 करोड़ का होगा। तो वो 5 करोड़ का जो डिफरेंस रहेगा दोनों अमाउंट में, लोन के अमाउंट में और सिक्योरिटी के अमाउंट में, वो क्या है, एक मार्जिन है। इन केस अगर कभी बैंक नहीं पे कर पाता है तो एटलीस्ट उसके पास सिक्योरिटी तो होगी ना आरबीआई के पास। तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी, ये जो डिफरेंस है, बेसिकली ये किस में आता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में आता है। समझ में आई बात, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट इसीलिए रखा जाता है कि अगर कभी कोई बैंक पे नहीं कर पाता तो आरबीआई उस मार्जिन से उस लोन के अमाउंट को बैलेंस करता है जो उसने सिक्योरिटी के टाइम पर रखवाया होगा। क्लियर क्लास, मार्जिन रिक्वायरमेंट लिखा भी है, मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड द अमाउंट बोरोड बाय द बैंक्स। सिंपल सी बात है, जो सिक्योरिटी दी गई है साथ के साथ जितना अमाउंट दिया गया है, बोरो किया गया है, उसका डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाएगा। क्लियर, क्लियर क्लास। भास्कर फुलपटिया, यस सी उसके बाद आता है नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट। बी पार्ट आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट क्या है,
Regulation refers to issuing rules regarding down payments and maximum maturities of installments credit for the purchase of goods. होता क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट में ना इंस्टॉलमेंट्स बैलेंस की जाती हैं. आपको अगर मैं बोलूं, सपोज करो किसी बाइक का प्राइस 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और 1 लाख रुपीज के लिए ना बाइक के लिए स्कीम निकली है कि आप ये बाइक ले जा सकते हो और आपको ना सिर्फ ओनली 1000 रुपीज देने हैं, और ये 1000 रुपीज आपको 100 मंथ्स तक देने हैं. सपोज 1000 रुपीज देने हैं, कितने, 100 मंथ्स तक. तो सब लोग क्या सोचेंगे कि यार 1000 रुपीज देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम 100 मंथ में पूरा कर देंगे, से बाइक ले आते हैं, चलो. उस दौरान पर क्या हुआ कि सपोज करो कि लोगों की डिमांड ज्यादा होने लगी. अब लोगों की डिमांड ज्यादा होने लगी तो उस दौरान पर बाइक वाले ने क्या करा, बाइक जो मैन्युफैक्चर कर रहे थे उन बाइक वालों ने ना एक्चुअल में अब बोला कि आपको ना 10,000 रुपए देने हैं, और 10,000 रुपए कितने मंथ तक देने हैं, 10 महीने तक देने हैं. तो उस टाइम पर उसने क्या करा, इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट बढ़ा दिया, उनका टर्म जो है वो रिड्यूस कर दिया. और पहले वाले केस में क्या था कि अमाउंट कम था और टर्म ज्यादा थी. तो आप देख रहे हो कि अगर इंस्टॉलमेंट्स को घटाया बढ़ाया जाता है तो कंज्यूमर के क्रेडिट को क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है. और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये नीड क्यों आती है, ये नीड तब आती है जब इन्फ्लेशन हो रहा हो. इन्फ्लेशन के दौरान पर ही कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट कराया जा सकता है, कंज्यूमर क्रेडिट बनाया जा सकता है. क्योंकि कंज्यूमर्स की डिमांड अगर ज्यादा होगी ना तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स है उसको जो है कम कर दो, उसका अमाउंट बढ़ा दो. यानी इंस्टॉलमेंट्स का टर्म कम कर दिया जाए, अमाउंट बढ़ा दिया जाए तो डिमांड रिड्यूस होने लग जाएगी. और अगर आपका इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट कम होगा और टर्म ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी ज्यादा आएगा. ठीक है क्लास. तो होता क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट से हम बेसिकली रूल्स बनाते हैं, किसके लिए, पेमेंट और मैक्सिमम मेच्योरिटीज रखते हैं, किसके लिए, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के लिए, जब भी किसी गुड्स को परचेज किया जाता है. ठीक है. सो ये है आपका कंज्यूमर क्रेडिट. सो बेसिकली ये कुछ आपकी 6-7 ये आपकी टर्म्स हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जिसके थ्रू आपके एक्चुअल में बैलेंस किए जाती हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स में. ठीक है. सो क्लास ये है आपका टोटल मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. देखिए बैंक से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इवन बैंक के एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, इवन उससे भी ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर अप करने की. इन पे ही आप फोकस करिएगा, इनमें ही एड ऑन करिए चीजें, थोड़ा बहुत भी आपको जो भी एक्स्ट्रा मिलता है वो ऐड करिए और मेरे से पूछिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो. बाकी हाँ जी सर, फर्स्ट में एक न्यूज थी, एचडीएफसी बैंक टॉप अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बैंक. ये अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बैंक डील ये क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आया. आप ये सीए मैंने कहाँ पर लिखा हुआ है ना, पीडीएफ नहीं, सीए करंट अफेयर. अच्छा करंट अफेयर्स में था, कहाँ पर, कल, हाँ करंट अफेयर्स नहीं बना तो फर्स्ट में का मेरे को एक बार देखना पड़ेगा करंट अफेयर्स, फिर मैं आपको बता पाऊंगा निशा. ठीक है. हाँ ओके. मैं एक बार करंट अफेयर देख लूंगा फिर मैं आपको बता पाऊंगा. मे बी मेरी क्लास कल ये पता चल गया कि हाँ एचडीएफसी ने टॉप किया अरेंजर ऑफ कॉर्पोरेट बैंक डील में, लेकिन ये है क्या मुझे समझ नहीं आया वो. हाँ मैं आपको बता दूंगा डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में, आप मुझे बस रिमाइंड करा देना. ठीक है. ओके सर. मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा. सो क्लास आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मैं नाबार्ड कराऊंगा, डेवलपमेंट बैंक है नाबार्ड, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे कि नाबार्ड कैसे फंक्शन करता है, आरआरबी का आना कैसे था नाबार्ड के थ्रू, इन सब चीजों में डिस्कस करेंगे. और नाबार्ड से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. ठीक है. सो उसके लिए थोड़ा सा आप रीड आउट करके रखना अनदर बुक से, और ये मैं पीडीएफ आज आपको शेयर करा दूंगा. ठीक है क्लास. ओके सर. ओके क्लास. सो थैंक यू फॉर द टुडे. पढ़िए इसे और जो भी क्वेरीज हो मेरे से पूछना. निशा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी. ओके सर इनके ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चंस भी दोगे? मतलब मैं इसके क्वेश्चंस आपको दूं? मतलब जो आप ये पढ़ा रहे हो हमको, हाँ जी, अभी तो थ्योरेटिकल पढ़ा रहे हो क्या, मतलब जैसे ये चैप्टर ओवर हो जाए या हाँ उसके बाद एक्चुअल में जब मैं टॉपिक्स कुछ कवर कर दूंगा ना, अभी तो आपके 2-3 ही टॉपिक हुए हैं, मेनली 4 टॉपिक हुए हैं गिने चुने. अभी मैं कुछ टॉपिक कवर करने दो, मैं ना उन सबका एक मिक्सअप क्लास रखूंगा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की.
तब आप सब पढ़ के बैठेंगे और उसके बाद आप आंसर्स करना शुरू करेंगे, ठीक है? तो आपके सारे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे, ठीक है शालू? हाँ जी, चलिए ठीक है क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।